गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनी इसमें आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। हमने सेल बायोलॉजी की एक पूरी सीरीज जो थी आपके लिए तैयार की थी, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स जो थे वो अलग अलग वीडियो में पढ़े हैं और आज बारी है न्यूक्लियस को पढ़ने की। न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि आपके डीएनए रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का बेस होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एडवांस बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको न्यूक्लियस जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ताकि आप जो होते हैं इजिली उनको डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे किस टाइम पे हो रहा है। तो इसलिए तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको क्या क्या बातें जाननी है, सभी बातें जो होते हैं हम नॉर्मली बताएंगे आपको, और आपको बस नॉर्मली सुनना है और देखना कि आपको सुनते सुनते जो है वो लर्न हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने तो नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी हम लिख रहे हैं, और बाद में उसको आप राइट डाउन कर लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हम बता रहे हैं उसको एक बार सुन लीजिए और आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, मगर आपको जानना चाहिए कि न्यूक्लियस जो होता है वो किसने सबसे पहले देखा था। वो देखा था एंटिनो लीव वैन हुक ने। और एंटिनो लीव वैन हुक ने एक फिश के अंदर, उसके आरबीसी के अंदर, फिश की आरबीसी के अंदर एक न्यूक्लियस की जो थी वो खोज करी थी। बताया था कि इसके सेल के अंदर क्या होता है, एक डार्क कलर की बॉडी होती है, और उसको बाद में नाम दिया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसलिए हम जो था रॉबर्ट ब्राउन का जो था नाम पढ़ते कि किसने जो था डिस्कवरी की थी, किसने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज के अंदर से देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने जो होता वो ऑर्चिड्स का जो सेल है उसके अंदर जो होता है इसको देखा था। उसके बाद आप बात करेंगे कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो नंबरिंग में कैसे होते हैं। कई सेल ऐसी होती है जो एक ही न्यूक्लियस को कंसिस्ट करते हैं, काफी सेल ऐसी होती है जो दो न्यूक्लियस को कंसिस्ट करती है, और काफी ऐसी होती है जो काफी न्यूक्लियस को क्या करती है, अपने अंदर कंसिस्ट करती है। तो अगर आपसे कहे कि भाई एक सेल जो एक न्यूक्लियस को कंसिस्ट करती है उसके बारे में बताइए, तो आप उसे कहेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड। और अगर आपसे कहे भाई दो कंसिस्ट करती है तो आप कहेंगे बाइन्यूक्लिएटेड, अगर दो से ज्यादा करती है तो मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो उनके एग्जाम्पल जो है वो आपको याद होने चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड जो होता है वो मेनली क्या होता है, ह्यूमन में स्ट्रेट मसल्स फाइबर्स जो होती है वो इसका एग्जाम्पल हो जाती है। अगर बाइन्यूक्लिएटेड का आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, कॉमन सा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इसी तरीके से पोजीशन की अगर आप बात करें तो पोजीशन में जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स भी आप पढ़ते हो, तो उनमें आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स बन जाते हैं और न्यूक्लियस काफी चला जाता है पेरिफेरी पे। मगर अगर आप एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे रहता है, वो सेंटर में रहता है, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स काफी बड़े लार्ज नहीं बनते। तो इस तरीके से जो आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल है या फिर सेंट्रल है। इसी तरीके से अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो केमिकली कंपोजिशन में अपने पास 80% क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। 12% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। 5% क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। और रिमेनिंग जो बच गया वो क्या होता है इसके अंदर, वो इसके अंदर इसका फ्लूइड होता है, और बाकी इसके अंदर जो इसके मैग्नीशियम मतलब कि जो मिनरल्स इसके होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो इसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जरूरी होता है, वे सभी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये होती है इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब आप देखेंगे भाई साइज जो होता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो अलग अलग होता है, किसी में ये जो होता है लार्ज होता है, किसी में जो होता है स्मॉल भी होता है। तो कॉमनली आपको ये कहना है कि जो सेल ज्यादा एक्टिव रहेगी उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या रहता है, लार्ज रहता है। तो इस तरीके से जो होता है आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो इजिली। आपको वो कोई भी सेल दे, एग्जांपल दे और पूछे कि इनमें से कौन सी सेल होगी जो कि लार्ज न्यूक्लियस या स्मॉल न्यूक्लियस कंसिस्ट करती है, तो आपको वहां पे ये जस्ट देखना है, जज करना है कि उन सेल्स में से कौन सा सेल ऐसी है जो मोर एक्टिव है, जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगी उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसके बाद जो होते हैं मेनली जो भी स्टडी करना था वो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर को जो होते हैं वो जान लेते हैं, उसी से आपको जो होता है पता चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है।
तो न्यूक्लियस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने ये ड्रा कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर सबसे पहले क्या होता है, एक एनवलप प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो था बताया भी था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी जो होता है क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, और वो क्या होता है, हाईली फोल्डेड होता है, उलझा हुआ होता है, और उसके चारों तरफ कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती। मगर न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस वही है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मगर उसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर प्रेजेंट है, एनवलप प्रेजेंट है, जो इसका कनेक्शन साइटोप्लाज्म से क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। तो इसका इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग होता है, इसमें कंपोजिशन अलग होगी, यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी, अलग होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वो क्रोमेटिन से क्या होता है, अलग होता है। तो जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है, और जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक न्यूक्लियर एनवलप होना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो कनेक्शन को ब्रेक डाउन कर देता है साइटोप्लाज्म से, और इसके अंदर का एनवायरमेंट क्या रहता है अलग, और बाहर का एनवायरमेंट क्या रहता है साइटोप्लाज्म का अलग। पहली बात। अब दूसरी बात आपको ये जाननी है कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो क्या होता है, वो दो मेम्ब्रेन का बना होता है। एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं कई जगह पे, और कई जगह से ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यू होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के साथ। तो इसके चारों तरफ जो होते हैं कई जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियर इनवलप है उसकी कितनी लेयर होती है, दो लेयर होती है, एक जिसे हम आउटर कहते हैं और एक जिसे हम इनर कहते हैं। आउटर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्लस में ईआर एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, इनके कारण इसकी सरफेस कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। अगर हम अंदर वाली की बात करें तो इस पे कोई भी राइबोसोम और ईआर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए इसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। अब बात करते हैं इनके बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये स्पेस प्रेजेंट है। इसे प्री न्यूक्लियर स्पेस भी कह देते हैं और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी कह देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो होता है एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जिसे प्री न्यूक्लियर फ्लूइड कह देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी में आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू होती है किसके साथ, ईआर के साथ। देखो ये ईआर है और ये ईआर एक ट्यूबल्स के साथ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी प्रोटीन होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये सेल के इंक्रीज होने के होते वक्त या डिक्रीज होते वक्त जो होता है उसमें एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये बातें जो है वो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में जो है आपको याद रखनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो है ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अंदर बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन से क्या करती है, रिसेंबल होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो इसी तरीके से ये भी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है, बाइलेयर्स होती है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक उसी तरीके से दूसरी बात आपको याद रखनी कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेमी परमेबल थी, तो ये भी सेमी परमेबल होती है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर को हम क्या कहते हैं, इन पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब न्यूक्लियर पोर जो होता है वो मटेरियल्स को अंदर और बाहर होने देता है। जैसे कि आरएनए होता है, आरएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण वो लिपिड को जो है यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे रिसेंबल बताई हमने, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो उसमें लिपिड वाली चीजें जो है वो तो इजीली मूव कर जाएगी, मगर हाइड्रोफिलिक होगी वो मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या है, आरएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और आरएनए जो है वो इस पोर के थ्रू क्या करता है, पार होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके देख लेते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से ये इस तरफ के आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। दूसरी बात, ये जो पोर होता है, इस पोर के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे एनुलियस कहा जाता है। जैसे ये बनाया प्रोटीन,
ये प्रोटीन क्या होता है, एन्यूलियस। और इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक वे प्रेजेंट होता है, रास्ता प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो होता है क्या होता है, मॉलिक्यूल अंदर बाहर आता जाता है। तो कई बार जो होता है आपसे पूछ सकते हैं जो ये मतलब न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर कितने प्रेजेंट होते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि 1000 से लेके 10,000 तक जो होता है न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन क्या होता है, एन्यूलियस होता है। उसकी 2 यूनिट्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिनके बीच में जो होता है कैनाल बनता है, वे बनता है, जिससे मॉलिक्यूल जो होता है अंदर बाहर हो जाता है। तो ये था न्यूक्लियर पोर के बारे में। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी, सॉरी ये था न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। इसमें हमने पढ़ा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में एक बात और जान लेते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास कोई राइबोसोम ईआर प्रेजेंट नहीं होता, मगर उसके पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोटीन्स के जो होते हैं नेटवर्क से प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन के नेटवर्क को हम क्या कह देते हैं, इन प्रोटीन के नेटवर्क को हम कह देते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर लेमिना जो होते हैं वो न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन के क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं इसके साथ। और इसको जो होता है वो स्केलेटन प्रोवाइड करने का भी जो होता है काम करते हैं, ये इसके साथ जो होता है अटैच हो जाते हैं और इसको जो होता है एक स्केलेटन बनाने में जो होता है हेल्प करते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियर लेमिना। और दूसरी बात और ये होती है इसमें इंपॉर्टेंट जो जाननी है आपको, कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमेटिन होते हैं, वो वन एंड से जो है वो इन लेमिना के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो ये बात भी आपको जाननी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो कई बार पूछ लेगा वो एग्जाम में आपसे कि ये बताओ न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम की पोजीशन है वो कहाँ होती है। तो कई बार जो बच्चे कहते हैं कि वो स्कैटर्ड होता है, मगर स्कैटर्ड नहीं होता। वो क्या होता है, वो स्कैटर्ड तो होता है मगर वो पेरिफेरी पर जो होता है स्कैटर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ये एंड है, ये एंड क्या होता है, इसके साथ क्या अटैच है। तो एंड अटैच है तो ये क्या होता है, इससे ज्यादा दूर जाने नहीं देते, पेरिफेरी पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियर एनवलप के बारे में ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर एनवलप की 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर आउटर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर प्लाज्मा की। आप इसको न्यूक्लियर सेप भी कह सकते हो, न्यूक्लियर प्लाज्मा भी कह सकते हो। अब न्यूक्लियर सेप जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो होता है वाटर ही होता है, वो फ्लूइड, मतलब कि ये क्लियर होता है, मतलब इसमें नॉन स्टेनिंग होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये कैसा होता है, नॉन स्टेनिंग होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो होता है प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है हिस्टोन, ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेते हैं कि हिस्टोन जो प्रोटीन है उसकी नेचर कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कि हिस्टोन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कुछ एसिडिक प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। उन एसिडिक प्रोटीन को हम आमतौर पे क्या कह देते हैं, नॉन हिस्टोनिक कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, H1 होता है, H2 होता है, H1A होता है, H2B होता है। तो इस तरीके से H3 होता है, H4 होता है। तो इस तरीके से हिस्टोन की जो होती है काफी वैरायटी होती है। हिस्टोन जो होता है क्या होता है, बेसिक होता है, ये डीएनए को रैप करने का जो होता है काम करता है। इसलिए आपको जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और बार बार फोल्ड होने से किसका फॉर्म ले लेता है, क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और आप आगे इसको काफी डिटेल में जो होता है स्टडी भी करेंगे। तो न्यूक्लियर सेप में क्या होता है, न्यूक्लियर सेप में जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लूइड की तरह होता है, ये क्लियर होता है, ये नॉन स्टेनिंग होता है। इसके अंदर जो होता है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन होता है। साथ में इसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए को या आरएनए को जो है वो बनाते हैं। इसी तरीके से इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम कौन से होते हैं, पॉलीमरेज होते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम आपको याद रखना है कि एक डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए को बनाता है, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आरएनए को बनाता है। तो ये सभी और कुछ जो होते हैं मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, आयंस वगैरह जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव होता है, डीएनए को स्टेबल रखने का काम करता है। तो ये सभी चीजें जो होते हैं न्यूक्लियर सेप में जो होता है प्रेजेंट होती है। उसके बाद होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो होता है कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर सेप को जो होता है वो एक ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि न्यूक्लियर सेप क्या होता है और न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में देखिए,
जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्रोटीन के फाइबर होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, उलझे हुए होते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये जब नेटवर्क सब बना लेते हैं तो इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है वो इसको एंडोस्केलेटन जो होता है प्रोवाइड करता है, इसको जो होता है एक पर्टिकुलर शेप लेने में जो होता है हेल्प करता है। तो ये जो होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। और डिफरेंस जो है वो ये है कि उसके अंदर जो होता है डीएनए होता है, डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, मगर प्रोटीन जो होता है वो क्रिस क्रॉस होते हैं, वो फाइबर फॉर्म में होते हैं, और वे क्या कर लेते हैं, वे एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके कारण ये एक्सोस्केलेटन दे सकता है, सॉरी ये एक स्केलेटन जो होता है एंडोस्केलेटन वो बना सकता है। इसके बाद जो होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पढ़नी है, जो ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, वो ये होता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन जो होता है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। हम जो होते हैं न्यूक्लियर एनवलप पढ़ चुके हैं, पोर पढ़ चुके हैं, लेमिना पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, और न्यूक्लियर सेट पढ़ चुके हैं। अब है क्रोमोसोम और क्रोमेटिन को पढ़ना। ये दोनों एक ही चीज होती है, मगर अलग अलग क्या होता है इनमें, अलग अलग ये होता है कि जब आपकी सेल है वो सेल डिवाइड करने के बाद नहीं बनी है, तो उस वक्त ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, और खुलने के बाद जो होते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और जब ये फोल्ड हो जाएंगे तो फोल्ड होने के बाद किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमोसोम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन करने के लिए, जैसे वाइवा वगैरह होता है प्रैक्टिकल में भी, और जनरली जो है टीचर पूछ लेते हैं, और पूछते क्या है कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स कब कब प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। मतलब कि आप सेल को देख रहे हो, ये सेल की साइकिल होती है, इसमें क्या है, ये इंटरफेज है, ये क्या है, माइटोटिक फेज है, इसमें G0 होता है, G1 होता है, S होता है, और G2 फेज होता है। तो वो पूछेगा आपसे कि भाई किसके दौरान, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे वो क्रोमेटिन होता है, और कहाँ पे वो जो होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जब सेल डिवाइड होती है और सेल डिवाइड होकर नई सेल बन रही है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो क्या हो जाता है, फोल्ड, वो हो जाता है अनफोल्ड, और वो यहाँ तक क्या रहेगा, वो अनफोल्ड ही रहेगा। और उसके बाद जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा। जैसे वो डिवीजन करने के लिए बढ़ेगा, तो डिवीजन करने के लिए बढ़ेगा, तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को फोल्ड कर रहा है। और G2, S, G1 और G0 में वो क्या है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में आ चुका है। इसका रीजन है, इसको आप लॉजिकली भी जो होता है वो जान सकते थे आराम से, कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लॉजिकली आप इसमें ये जान सकते थे कि एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये क्रोमेटिन है, और ये असल में है क्या, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है आरएनए को, और आरएनए से ये बनता है प्रोटीन बनता है, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स बनने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डीएनए जो होता है पास करता है। ये बात आपको पता है। अब सोचिए कि जो डीएनए होगा वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, जब फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जब ये डीएनए है, ये डीएनए फोल्डेड होके क्रोमोसोम बन चुका है, तो फोल्डेड चीज क्या पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर पाएगी, या वो ट्रांसलेट कर पाएगी? तो फोल्डेड चीज जो होती है वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन जो होता है वो नहीं कर पाती। उसका जितना पोर्शन जो होगा बाहर होगा, या जो एक्सपोज होगा वही क्या कर पाएगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। तो जब ये फोल्डेड फॉर्म में रहेगा तो उस वक्त ये ना तो रेप्लिकेशन करेगा ना ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और इन दौरान क्या होता है, इन दौरान यही होता है कि अपने सेल ऑर्गेनल्स को जो होता है बनाने के लिए मटेरियल जमा करता है, फिर डीएनए को बनाता है, फिर सेल ऑर्गेनल्स को बनाता है। तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसे किससे मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी जब वो खुला हुआ होगा। तो इजिली आप जो होता है लॉजिकली सोचकर भी जो है इसका आंसर दे सकते थे। चलिए बाकी चलते हैं इसमें। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन अनफोल्डेड फॉर्म होती है, क्रोमोसोम क्या होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है। अब आपने ये भी जान लिया कि कब कब ये प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम में देखते हैं, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, आप देख रहे 2 आर्म्स होती है, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। ये भी क्रोमेटिड होती है, तो इसको हम कह देते हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। अगर दूसरा क्रोमोसोम है तो उसको आपस में क्या कह देते हैं,
अगर इसको और इसको कह रहे हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, अगर ये आपस में कह रहे हैं तो हम क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है जैसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब सेंट्रोमियर पे क्या प्रेजेंट होती है, एक पोर्शन और होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्चर। आपको एक डायग्राम बना के समझाते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट तो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। तो एक सेंट्रोमियर में क्या प्रेजेंट होता है, एक पोर्शन और होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर जाके जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो स्पिंडल्स जो जुड़ते हैं वो कहाँ पे जुड़ते हैं, ये इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे जाके जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन काइनेटिक फॉर्म पे जाके जो है जुड़ जाते हैं। तो ये था आपके लिए क्रोमोसोम्स। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, जैसे ही सेल जो होता है वो डिवाइड होकर नई सेल बना रहा है, तो उस वक्त ये क्या हो जाता है, क्रोमोसोम अनफोल्ड होके क्रोमेटिन आ जाता है। अब यहाँ से एक कंडीशन आती है कि कई क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से अनफोल्ड हो जाते हैं, और कई क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से अनफोल्ड नहीं हो पाएंगे। अब जैसे ये था, ये पूरी तरीके से अनफोल्ड हो गया। अब कुछ जो थे वो अनफोल्ड नहीं हो पाए, तो उनका ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो क्या कर लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। इसमें भी ये सारा पोर्शन क्या कर लेगा, रेप्लिकेट, ये हिस्सा जो है वो बच जाएगा। तो वो पोर्शन जो क्या कर लेता है कंप्लीटली, मतलब वो क्रोमेटिन जो पूरी तरीके से रेप्लिकेट हो जाता है, पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। और वो जो कि अनफोल्ड रह जाता है, और अनफोल्ड रहने के कारण पूरी तरीके से रेप्लिकेट या ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ पे आपको याद रखना, कई बार जो होता है 11th में 12th में जो, तो इसे काफी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। जैसे ट्रू क्रोमोसोम्स या ट्रू क्रोमेटिन भी कहते हैं, और इसे जो होता है फॉल्स क्रोमेटिन भी कहा जाता है। तो ये था इसके बारे में जो होता है आपको याद होना चाहिए। अब एक बात और इसमें जाननी है आपको, वो क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन है, ये जब क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आएगा तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जब ये क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम बनेगा तो इस पर क्या हो जाते हैं, इस पर धीरे धीरे हिस्टोन प्रोटीन है अटैच होना स्टार्ट कर देंगे। हिस्टोन प्रोटीन जैसे अटैच होगी तो ये इसको क्या कर लेगा, व्रैप कर लेगा ऐसे। जब ये इसको व्रैप कर लेगा तो व्रैप करने के बाद जो ये पोर्शन होगा ना, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है कि ये क्या होगा, न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए का जो पोर्शन होता है वो किसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या हो जाता है, कवर कर लेता है उसे, तो वो पोर्शन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और ये दोनों जो है ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, डीएनए लिंकर। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछ ले कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो आप बताएंगे डीएनए का वो पोर्शन जो कि व्रैप कर चुका होता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लियस के बारे में। अब इसमें रह गया न्यूक्लियोलस जो होता है, लिटिल न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। तो काफी दिनों के बाद जो होता है न्यूक्लियस में एक चीज को और खोजा गया, और वो था कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था, एक और छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट था। मतलब जैसे सेल होती है आपकी, सेल के अंदर क्या देखा गया कि बीच में एक डार्क कलर की बॉडी प्रेजेंट है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, एक डार्क कलर की बॉडी प्रेजेंट होती है। इसलिए आप कहते हो सेल इनटू सेल। जैसे अभी इसको क्या देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, सेल होगी, ये सेल होगी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अगर आप इसको देखते हो और इसको हाइड कर देते हो तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये सेल हो गया, और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसलिए हम यूज करते हैं लाइन सेल इनटू सेल। तो इस न्यूक्लियोलस के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको देख रहा है ये लिटिल न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। लिटिल न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो। इसकी डिस्कवरी जो है 1700 ईस्वी के आसपास जो थे हुई थी, और इसको फाउंटेन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था, फाउंटेन।
और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है आरएनए और प्रोटीन, और कुछ परसेंट जो होता है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, डार्क कलर की बॉडी होती है। इस डार्क कलर की बॉडी में जो होते हैं वो 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ आप देखेंगे, अगर इस डायग्राम में आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि ये इसकी डार्क बॉडी है। इस डार्क बॉडी के आसपास जो होता है इस तरीके से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में हल्का हल्का क्या होता है, मटेरियल प्रेजेंट है। ये जो हल्का हल्का मटेरियल प्रेजेंट है ना, डॉट लाइक, ये क्या होता है, ये अमोर्फस रीजन होता है इसका। अमोर्फस रीजन। और इसी तरीके से अगर आप इनको देख रहे हो, ये होता है इसका फाइब्रिल रीजन। अमोर्फस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो अमोर्फस रीजन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और जिलेटिनियस सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन के बने होते हैं। जो फाइब्रिल होता है इसके अंदर मेनली आरएनए प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो ये देख रहे हो डार्क कलर का, वो इसके अंदर क्या होता है, इसे कहते हैं ग्रेनुलर। ये जो ग्रेनुलर रीजन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाली जो यूनिट्स होती है, राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं वे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है इसमें क्या होता है, ये रीजन होते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताने हैं। ये क्या होता है, लिटिल न्यूक्लियस होता है। ये जो होता है वो सेल को डिवाइड करने में भी जो होता है हेल्प करता है। और इसमें से इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, कई बार वो आपसे पूछेंगे कि ये बताओ, एक सेल जब डिवाइड करती है तो आपने देखा होगा कि उसका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, इलोंगेटेड करता है, वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सेल भी क्या जाती है, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होकर क्या बन जाती है, 2 सेल बन जाती है। तो इस तरीके से वही न्यूक्लियस था, वही डिवाइड हो रहा है, वही डिवाइड होकर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो वो पूछेगा कि जो पुराना न्यूक्लियस था, उस पुराने न्यूक्लियस की कौन सी चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, तो आप कहेंगे कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो क्या होते हैं, पास होते हैं। बाकी चीजें उनसे बना ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपसे पूछे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सी चीज जो होती है न्यूक्लियस में से पास होती है, तो वो क्या है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर्फ क्रोमोसोम जो होते हैं पास होते हैं, और बाकी जो क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होते हैं उनसे बाकी ऑर्गेनल्स उनके प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारे पास न्यूक्लियस। अगर आपको जो होता है टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन आपका कोई है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।